हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेल चैप्टर के आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे थे और सेल मेम्ब्रेन तक का पार्ट हमने पढ़ लिया था। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ और ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्स्ट्रा लेयर इन सम सेल्स, दैट इज़ सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर देखना आप, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। The cell of plants, fungi and bacteria have an additional extra layer outside the cell membrane। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सभी में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर होती है उसी को सेल वॉल कहा जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग होती है। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, सो इफ़ लेट्स से दिस इज़ आवर सेल, ओके। सो सेल में एक आउटर कवरिंग होती है, तो सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं हम। सो दिस इज़ आवर आउटर कवरिंग ऑफ आवर सेल। तो ये जो बाहर वाली है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। किन किन में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया में, और अदर जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये सेल वॉल का क्या काम है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और ये जो अंदर जो दिखाई दे रही है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। पूरा सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी के पास सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बट सभी सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। कुछ ही सेल्स के पास सेल वॉल होती है। तो हमने जैसा कि पढ़ा, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल आउटसाइड इट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। नाउ हमारी जो बुक है एनसीईआरटी, उसने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू दीज सेल्स नीड अ सेल वॉल। तो सेल वॉल की क्यों ज़रूरत पड़ी सेल को, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं एक एक्टिविटी 2.3 जो आपके एनसीईआरटी में दी है। वो एक्टिविटी क्या हेल्प कर रही है? ऑब्जर्व करने में हेल्प कर रही है कि क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, वो ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? प्लांट सेल ऑब्जर्वेशन करना है। अब उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक टेम्पररी स्लाइड लेनी पड़ेगी। आपने स्लाइड देखी होगी आपके, अगर आप कभी लेबोरेटरीज़ में गए होंगे आपकी स्कूल की, तो ये इस तरह की स्लाइड होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्पररी स्लाइड। हम प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हमने एक ग्लास प्लेट ली, इसको क्या बोलते हैं? ग्लास प्लेट बोलते हैं, या फिर ग्लास स्लाइड भी बोलते हैं। सो दिस इज़ आवर ग्लास प्लेट। अब हमको उसमें क्या लेना है? हम टेम्पररी स्लाइड कैसे बनाएंगे? ग्लास स्लाइड का यूज़ करेंगे, ओनियन पील लेंगे या फिर रियो लीफ लेंगे, दोनों में से एक चीज़ ले लेते हैं। तो हमने मान लो ओनियन इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ओनियन लिया हमने। उसकी एक पतली सी जो आउटर थिन लेयर होती है, ऐसी बिल्कुल प्लास्टिक जैसी जो दिखाई देती है, उसको हम फॉरसेप की मदद से निकाल लेंगे। फिर उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। लेट्स से दिस इज़ आवर ओनियन पील स्लाइस, ओके। फिर इसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे? सेफ्रोनिन स्टेन ऐड करेंगे। अब सेफ्रोनिन क्या होता है? एक तरह का स्टेनिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो स्टेन करने के लिए इसका यूज़ होता है सेफ्रोनिन स्टेन का, जो कि एक रेड कलर का डाई होता है, ठीक है, जो कि सेल को क्या करता है? हाईलाइट करता है। फिर अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि एक कवर स्लिप लगा देंगे। अब कवर स्लिप कैसी होती है? सो कवर स्लिप होती है इस तरह की ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शेप की। इसके ऊपर हमको पूरी अच्छी तरह से सारे एयर बबल्स हटा के कवर स्लिप उसके ऊपर चिपका देनी है, ठीक है, उसके टॉप पे। तो
इसका ये हमने क्यों किया, ताकि हम प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर सकें माइक्रोस्कोप में। अब ये जो स्लाइड है वो हम माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रखेंगे, फिर हम आई पीस से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी प्लांट सेल की। प्लांट सेल यानी कि प्लांट क्या है, ओनियन का प्लांट, और उसका सेल क्या कहलाएगा, प्लांट सेल। तो इस तरीके से हमने टेम्पररी स्लाइड बनाई प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम प्लांट सेल के लिए बनाएंगे। तो अब दूसरी स्टेप में हम एनिमल सेल के लिए स्लाइड बनाएंगे। तो एनिमल सेल के लिए हम एक सेल लेंगे हमारी खुद की चीक का, जैसे कि आपका फेस है, सो दिस इज़ आवर फेस। सो हमारे चिक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे अंदर टीथ है उसके पास में जो आपको यहाँ पे जो पार्ट दिखाई देता है अंदर की तरफ, वो होते हैं चिक्स। तो अंदर की तरफ से हमको एक पतली सी स्किन निकालनी है। तो ये आप स्क्रैप करके भी निकाल सकते हैं या फिर लाइटली रब करके निकाल सकते हैं चीक के अंदर से, कॉटन स्वैब का यूज़ करके, यहाँ पे कॉटन स्वैब लिखा है, या फिर टूथपिक का यूज़ करके आप स्किन को बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट चाहिए स्किन का। फिर क्या करेंगे हम कि अब स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। तो स्लाइड किस तरीके से प्रिपेयर होगी, तो ये जो स्लाइड प्रिपेयर होगी उसमें जिस तरीके से हमने ओनियन पील सेल लिया था, ओनियन पील स्लाइस ली थी, इसी तरीके से हम एक और स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। सो एक और स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए वापस से हमको ग्लास स्लाइड चाहिएगी। ग्लास स्लाइड के ऊपर इस बार हम क्या रखेंगे, चीक सेल रखेंगे। चीक सेल रखने के बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, इस बार अलग हम स्टेन यूज़ करेंगे। इस बार कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे, इस बार हम मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू स्टेन हमने इसके ऊपर डाल दिया, कुछ ड्रॉप्स डालनी है हमको। ठीक है, ताकि हम अच्छी तरीके से सेल को देख सके, क्लियरली हमको उसकी जो बॉर्डर्स है वो डिफाइन हो जाए और हम उस सेल को आसानी से ऑब्जर्व कर सके। इस कारण से हमने उसमें ब्लू स्टेन डाला, मिथाइलिन ब्लू डाला। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर स्लिप से इसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कवर स्लिप प्लेस कर देते हैं हम। ठीक है, सो दिस इज़ आवर कवर स्लिप। अब कवर स्लिप प्लेस करने के बाद फिर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब हमने दोनों ही तरह की स्लाइड बना ली, प्लांट सेल की भी बना ली और एनिमल सेल की भी बना ली। अब वो रेडी है ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि दोनों ही स्लाइड्स को एक एक बार माइक्रोस्कोप पे रख के देखेंगे और फिर हम आई पीस से हम उसमें फोकस करके देखेंगे कि हमें क्या दिख रहा है। तो प्लांट सेल को जब देखा गया तो प्लांट सेल में क्या दिखाई दिया, बॉक्स शेप्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे जो कि एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड दिखे थे। ठीक है, इसके बाद एनिमल सेल को जब देखा गया तो एनिमल सेल में इर्रेगुलर शेप दिखाई दिया था। ये एनसीईआरटी में फिगर भी दे रखा है, वो आप ज़रूर देखना। ठीक है, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से इर्रेगुलर शेप दिखाई देता है, कैसा रेगुलर शेप होता है। ठीक है, इर्रेगुलर मतलब कि कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं दिखाई दिया था जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो यानी कि वो जो सेल्स है वो रैंडमली अरेंज्ड थे, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं थे। तो इससे ये पता चला कि जो प्लांट सेल है उनका शेप फिक्स्ड होता है, बल्कि जो एनिमल सेल है उनका सेल्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, सेम पैटर्न नहीं होता है। अब नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट दिया है एनसीईआरटी में जो कि है शुगर सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट। अब शुगर सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये जो हमने सेल्स लिए थे, वापस से हम वही दोनों सेल्स लेंगे। एक तो हमने प्लांट सेल लिया था और एक चीक सेल लिया था। अब दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में, मतलब दोनों को ही, जैसे कि मान लो 2 बीकर लिए हमने। So this is our beaker 1 and this is our beaker 2। दोनों बीकर में हमको 20% शुगर सॉल्यूशन बनाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, 20% अगर हमको शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो हमको वाटर कितना लेना पड़ेगा, 100 ml वाटर लेंगे हम और उसमें 20 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड करेंगे और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से दोनों ही बीकर में स्टर कर देंगे। यानी कि इसमें भी 100 ml वाटर है और 20 ग्राम शुगर है, इसमें भी 100 ml वाटर है और 20 ग्राम शुगर है। ठीक है, इस तरीके से इसको फिर अच्छे से स्टर कर देंगे तो एक हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें शुगर प्रेजेंट है। नाउ
आधे घंटे, अब उसमें हम क्या कर देंगे, इस वाले जैसे कि ये वाला जो बीकर है इसमें लेट से हमने यहाँ पे प्लांट सेल, यहाँ पे प्लांट सेल यानी कि हमने जो छोटा सा ओनियन पील लिया था वो प्लेस कर दिया, और ये जो दूसरा बीकर है उसमें हमने चीक सेल प्लेस कर दिया। अब कुछ समय बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो प्लांट सेल में क्या होगा, तो प्लांट सेल में क्या होगा, द आउटर शेप रिमेन्स द सेम, यानी कि उसका जो आउटर शेप था वो बिल्कुल सेम दिखाई दिया, बट द इनर कंटेंट, जो अंदर का मटेरियल है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। A gap space appears between the inner part and the outer boundary. This happens because water moves out of the cell. तो देखो जो प्लांट सेल था, सो दिस इज़ आर प्लांट सेल, इसको हमने अलग से बना लिया। प्लांट सेल में क्या हुआ कि जो बाहर का जो पार्ट था प्लांट सेल का वो तो एज इट इज़ रहा, बट जो अंदर का कंटेंट है वो इस तरीके से श्रिंक हो गया। वो श्रिंक इस कारण से हुआ क्योंकि इसके अंदर जितना भी वाटर था वो वाटर H2O के, मतलब H2O वाटर ही होता है, तो वो बाहर आ गया, तो पानी बाहर आ गया तो अंदर का कंटेंट क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनिमल सेल में क्या हुआ। तो एनिमल सेल में क्या हुआ, पूरा का पूरा सेल श्रिंक हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर का पार्ट। एनिमल सेल में तो कोई वो होती नहीं है सेल वॉल, तो यहाँ पे हमको पूरा ही सेल इस तरीके से श्रिंक दिखाई दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका भी वाटर बाहर आ गया सारा, तो इसका जो है शेप मेंटेन्ड नहीं रहा, ये देखा हमने। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनिमल सेल के पास क्या है, सेल वॉल ही नहीं थी, तो इस तरीके से हमको बाहर कोई भी रिजिड सेल वॉल दिखाई ही नहीं दी, क्योंकि होती ही नहीं है एनिमल सेल में। और इसमें ये जो है यहाँ पे हम सेल वॉल देख सकते हैं प्लांट सेल में, और ये क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, जो कि क्या हो गई, श्रिंक हो गई। तो सेल वॉल क्या कर रही है, एक तरीके से रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। अब हम और डिटेल में पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स है। तो प्लांट्स को क्यों ज़रूरत पड़ी सेल वॉल की, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। So plants cannot move from one place to another, so they face environmental stresses, problems caused by surrounding like wind, rain and heat. देखो प्लांट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं, तो उनको जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं उसको, वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है प्लांट्स को। जैसे कि विंड भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है प्लांट्स के लिए, रेन, तेज़ बारिश होती है तो बहुत सारे प्लांट्स गिर जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं। तो ये सारी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से वो बच नहीं सकते, उनको कुछ भी करके फेस करना ही होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस उनसे बचने के लिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जैसे विंड्स चल रही है तो घर में सारे डोर्स विंडोज़ लगा लेंगे, रेन आ रही है तो घर के अंदर चले जाएंगे, हीट से बचने के लिए एसी कूलर का यूज़ कर लेंगे, बट प्लांट्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो इस कारण से उनके पास सेल वॉल होती है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाती है। बिकॉज दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दीज कंडीशन दे नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ये सारी कंडीशन से वो नहीं बच सकते प्लांट्स, इस कारण से उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में, एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, है ना, क्योंकि ये क्या होती है, एक आउटर स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है। ये एक और बात इसमें ये आती है कि ये प्रॉपर शेप देती है सेल को, सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, प्लांट को, और ये क्या करती है, प्लांट को सीधा खड़े रहने में भी मदद करती, क्योंकि ये रिजिड होती है तो प्लांट को इस तरीके से अपनी जगह पर खड़ा रहने में ये हेल्प करती है। इस तरीके से जैसे प्लांट पूरा स्ट्रेट रहता है कि नहीं, तो इसमें भी ये हेल्प करती है ना। अगर सेल वॉल नहीं होती तो प्लांट क्या होता, ये ऐसा सीधा था तो अब ऐसा हो जाएगा, गिर जाएगा प्लांट। ठीक है, तो ये क्या करती है, बेंड होने से बचाती है और कोलैप्स होने से बचाती है प्लांट को।
नाउ अब हम पढ़ते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल के बारे में। हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन तो बहुत अच्छी परमिएबल होती है, वो अपने थ्रू कुछ ही सब्सटेंसेस को इन एंड आउट होने देती है। अब सेल वॉल भी क्या परमिएबल होती है, तो क्यों ये जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, यानी कि हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, बट ये परमिएबल होती है। हार्ड होने के बावजूद भी ये परमिएबल है, यानी कि कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने देती है। मतलब कि जैसे कि वाटर और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में मिक्स्ड हैं, वो इसके थ्रू पास हो सकते हैं, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस सिर्फ ना। अगर हम कंपेयर करें सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को पास होने देती है। बट जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, यानी कि वो फ्रीली परमिएट होने देती है सब्सटेंसेस को, है ना। टुगेदर दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, दोनों मिलकर के सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ये वीडियो को देखने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगाना, जिससे आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ आएगी एनसीईआरटी की, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके होंगे आप। Because of this property, plant roots can absorb water and nutrients from the soil. यानी कि रूट्स क्या करती है, प्लांट रूट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है जो हम सॉइल में देते हैं। यानी कि सॉइल जैसे कि ये रूट्स हैं प्लांट की, तो हम प्लांट्स को क्या देते हैं, वाटर देते हैं, और नेचुरली भी रेन के थ्रू प्लांट्स में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। तो ये वाटर कहाँ देते हैं, हम सॉइल में देते हैं। साथ ही इसी के साथ साथ हम कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, फर्टिलाइज़र्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, मैन्योर, फर्टिलाइज़र्स। तो ये सारे जो मिनरल्स और वाटर है वो प्लांट तक पहुंचते कैसे हैं, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं और वो उनको ऊपर की तरफ प्लांट में भेज देती हैं। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंस होता है रूट्स का प्लांट्स में। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ऑस्मोसिस। अब प्लांट सेल को जब हम एक कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है सेल के। ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन, याद रखना, टू हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन। सो वाटर कहाँ आ गया था, सेल के बाहर आ गया था। तो ये जो मूवमेंट हुआ था वो हुआ था ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, अगर हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, तो जब सिर्फ वाटर की बात होगी तो वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है, याद रखना। और सॉल्यूट का मूवमेंट कैसा होता है, फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है प्लाज्मोलाइसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्ज़ाम में डिफ़ाइन आता है इसका, डिफ़ाइन प्लाज्मोलाइसिस ऐसा क्वेश्चन आता है ना। इसमें क्या होता है कि जो लॉस होता है ना वाटर का, जिसके कारण से सेल श्रिंक हो जाता है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि श्रिंकिंग ऑफ सेल कंटेंट ड्यू टू वाटर लॉस, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, एक्टिविटी में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ दे रखी है कि मान लो कि ये सेल वॉल है, ठीक है, इसको हमने जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला था तो उसका अंदर का कंटेंट हो गया था श्रिंक। क्यों हुआ था श्रिंक, क्योंकि इसके बाहर पानी इसके बाहर निकल गया था जितना भी, तो सारा कंटेंट क्या हो गया, श्रिंक हो गया, और सेल वॉल से ये क्या चले गया, दूर चले गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई प्लांट्स सेल्स कीप शेप। तो इवन श्रिंक होने के बाद भी ये प्लांट सेल्स अपना शेप कैसे मेंटेन करके रखते हैं, तो वो मेंटेन करके रखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है, जिसके कारण से उनका शेप चेंज नहीं होता है श्रिंक होने के बाद भी। अंदर का कंटेंट श्रिंक हो जाता है बट बाहर का सेल जैसा था वैसा ही रहता है। नाउ व्हाई एनिमल सेल्स श्रिंक कम्प्लीटली। तो एनिमल सेल क्यों पूरी तरीके से श्रिंक हो गया था,
जैसे हमने चीक सेल जब एक्सपेरिमेंट किया था चीक सेल के साथ, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं थी इस कारण से वो श्रिंक हो गया था। दूसरा कि जब वाटर लॉस हुआ था तो वाटर लॉस के कारण भी वो श्रिंक हो गया था और उसका शेप क्या हो गया था, पूरा ख़राब हो गया था। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। कंक्लूड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल का शेप फिक्स्ड होता है, एनिमल सेल का शेप इरेगुलर होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ प्लांट सेल कंटेंट होता है। यानी कि प्लांट सेल का पूरा कंटेंट जब श्रिंक हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस कब होता है, जब हम किसी भी सेल को किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे ये प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेल वॉल वर्सेस एनिमल सेल। अब सेल वॉल वर्सेस एनिमल सेल पढ़ते हैं। तो जो एनिमल सेल होता है उनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल सेल है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो एनिमल सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, एंड कैन चेंज शेप अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और उनका शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है एनिमल सेल का। ठीक है, इसके कारण हेल्प मिलती है कि मूवमेंट मतलब टिश्यूज़ आसानी से मूव कर सके। तो इससे क्या हेल्प मिलती है, मूवमेंट ऑफ टिश्यू में हेल्प मिलती है। अब टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ फंक्शन। जब बहुत सारे एक जैसे सेल्स मिलकर के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ cells grouped together and performing a particular function is called tissue. In contrast, the plant cell have a cell wall which is mainly made up of cellulose. अब हमने पढ़ा कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, बट ये सेल वॉल बनती काय की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है, ये सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के जो एक साथ जॉइन टुगेदर होते हैं। ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक साथ मिलके क्या बना लेते हैं, सेल्यूलोज लेयर बनाते हैं, यानी कि सेल्यूलोज सब्सटेंस बनाते हैं जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट, सेल वॉल रिजिड होती है, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ये स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और शेप देती है हमारे प्लांट को। और जो सेल्यूलोज है मतलब एक तरह का रफेज ही होता है सेल्यूलोज। अब रफेज क्या होता है कि इनडाइजेस्टेबल फाइबर होता है जो कि ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमंस के पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, और एनिमल्स जैसे कि काउज, इन सभी के पास वो एबिलिटी होती है। तो इस कारण से सेल्यूलोज सिर्फ काउज और अदर एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। ठीक है, और इस कारण से जो सेल्यूलोज वाली चीज़ें जैसे कि ग्रीन प्लांट्स वगैरह, जैसे कि मेथी, पालक, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं इन सभी को हम पका के खाते हैं ताकि उसका जो सेल्यूलोज जो भी उसमें प्रेजेंट है वो ख़त्म हो जाए और आसानी से हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव अ सेल वॉल विच प्रोवाइड्स, वही जिस तरीके से प्लांट सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इसी तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल और फंजाई की सेल वॉल भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उनके शेप को मेंटेन करने में सपोर्ट करती है। नाउ अब हमारी एनसीईआरटी में जो दे रखा है पॉज एंड पॉन्डर वो पढ़ लेते हैं। तो व्हाई डू प्लांट्स नीड अ सेल वॉल बट एनिमल्स डू नॉट, तो प्लांट्स को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी और एनिमल सेल को क्यों नहीं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो यहाँ पे अच्छे से मेंशन्ड है। तो इसको एज इट इज़ आप आपकी फेयर कॉपी में या फिर कोई सी भी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। तो प्लांट्स जो है एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं और उनकी जो आउटर कवरिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो सेल वॉल जो होती है वो उसको शेप प्रोवाइड करती है, मेंटेन शेप करती है, बॉडी को सपोर्ट करती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाती है। इस कारण से सेल वॉल इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट्स में। बल्कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसी कारण से उनका फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है इंस्टेड ऑफ रिजिडिटी। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है।
तो ये आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, ये पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहूं। आपके सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और ला सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका हर एक कमेंट में रिप्लाई करती हूँ। जो भी आप कमेंट करेंगे, आपको कुछ डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी मैं आपका सॉल्व कर दूँगी। आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, यानी कि जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफ़ प्लांट सेल्स बिकम फ्लेक्सिबल लाइक एनिमल सेल। अगर प्लांट सेल भी अगर फ्लेक्सिबल होगा एनिमल सेल की तरह तो क्या होगा, तो वो उनकी रिजिडिटी एक तो लूज़ कर देंगे, वो अपनी जगह पे सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, वो बेंड या फिर कोलैप्स हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स प्लांट को फेस करनी पड़ेगी अगर वो एनिमल सेल की तरह फ्लेक्सिबल हो गए तो। Why cut plant tissue is in equal size and measures weight? Equal size ensures fair comparison in experiment. तो इक्वल साइज़ का होना क्यों ज़रूरी है प्लांट टिश्यू का, तो इक्वल साइज़ से हम फेयर कंपैरिजन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, और वेट का मेजर करके हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या चेंज आया। उसको जब हमने किसी लिक्विड में रखा सेल को, तो उसके बाद उसके वेट में क्या चेंज आया, पहले क्या वेट था, बाद में क्या वेट था, उसमें ये हेल्प करता है कि इक्वल साइज़ और मेजर करें हम वेट को पहले, और इक्वल साइज़ के सेल्स लें। इसके कारण रिलायबल रिज़ल्ट, एक्यूरेट रिज़ल्ट हम हम निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटिंग वर्किंग सिस्टम। अब आया मेन टॉपिक इस चैप्टर का कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सेल किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वो सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल जो है एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी कि वर्क टुगेदर करते हैं, स्मूथली अपना काम करते रहते हैं सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। तो सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने डीप में पढ़ लिया, अभी और पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म, एंड द थर्ड वन इज़ न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन जैसा हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने देती है, ये एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है, साथ में एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को भी कंट्रोल करती है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि सेल के अंदर फिल होता है, और ये सारे ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है। अब हम जैसा कि इसमें डायग्राम में देखें, सो ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम और एनिमल सेल का डायग्राम। अब अगर आप प्लांट सेल का डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्या फिल होता है, साइटोप्लाज्म फिल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको सेल ऑर्गेनेल के बाहर जितना भी पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे भी आपको जो येलो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, और ये जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और केमिकल रिएक्शंस भी इसमें होती हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत क्लियरली विजिबल होता है जब भी हम किसी सेल को देखते हैं। तो ये क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसी कारण से इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी बोलते हैं। नाउ अब देखें हम न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिंक कलर में यहाँ पे न्यूक्लियस शो किया है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यानी कि ये होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल्स के अंदर, तो स्मॉल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, और हर एक ऑर्गेनेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है।
सबके अलग अलग काम होते हैं और बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स को। सबसे 3 टाइप के सेल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल सेल क्या होता है? बैक्टीरियल सेल को प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब उनका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। देखो आपको ये जो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में इस तरीके से प्रॉपर सर्कुलर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे हमको इस तरीके से इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस दिखता है, जिसको न्यूक्लियस ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये एक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होता है, मतलब कि ऐसे ही रैंडमली वो घूमता रहता है सेल में, और इस तरह के सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दोनों को अगर हम साथ में देखें, प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइप का न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, यानी कि जिसकी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, रेंडमली इस तरीके का वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इन सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर। अब प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ताकि जो सनलाइट का यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना बना सके। बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है? स्टोरेज सैक होता है, या देखो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं वैक्यूल, जो कि स्टोरेज करके रखता है सब्सटेंसेस को। हमारा जो एनिमल सेल है उसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। स्मॉल वैक्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा वैक्यूल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में ना। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, इनका वैक्यूल छोटा होता है, और ये इनमें क्या, इनके ऑर्गेनेल्स में क्या होता है? लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, मतलब लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। नाउ टेबल 2.1 स्ट्रक्चरल कंपैरिजन जो एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी में, ये दोनों टेबल आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। तो चलिए हम इस टेबल को फिल करते हैं। सबसे पहली टेबल में आपको फिल करना होगा तो सेल मेम्ब्रेन किस किस में प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। यहाँ पे राइट की जगह आप प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट, क्रॉस का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल वॉल किस में देखने को मिलती है? तो सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। साइटोप्लाज्म सभी सेल्स में होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन किस में होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं होता है। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड जो मैंने आपको भी बताया था, वो किस में प्रेजेंट होता है? तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में नहीं होता है। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बैक्टीरियल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं। अब एक कंपैरिजन दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, तो इसी में से हम पढ़ लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक है उनका न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उनमें, और जो यूकैरियोटिक है उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायमीटर है सेल का वो 1 to 10 माइक्रोमीटर्स का होता है, और यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। सेल जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक ही सेल से मिलकर के बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल, बल्कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमको
यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टेबल 2.2। ये जो टेबल 2.2 मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वही चीज़ यहाँ पे मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिख रखी है। अगर आपको इस तरीके से डिफरेंस याद करना है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, अगर आपको इस तरीके से याद करना है तो इस तरीके से कर लीजिए। दोनों ही सही है और दोनों में सेम पॉइंट्स दे रखे हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साइटोस्केलेटन एंड सेल इंक्लूजन्स। साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें साइटोस्केलेटन होता है, यानी कि साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कि फाइन फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना सेल के अंदर, उनको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है? शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल के कंपोनेंट्स को मदद करना मूव करने में। और साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है कि साइटोप्लाज्म स्टार्च को स्टोर करके रखता है, जो कि मतलब एक तरह का फूड होता है प्लांट में, स्टार्च। नाउ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका, ये सब्सटेंसेस को भी ये स्टोर करता है। दीज स्टोर्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सेल इंक्लूजन। ये जो स्टोर्ड मटेरियल होता है किसी भी मतलब सेल में, उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूजन्स बोलते हैं। स्टोर्ड मटेरियल को इंक्लूजन्स बोलते हैं। सेल के अंदर है, इसी कारण से इनको क्या बोला? सेल इंक्लूजन्स बोला गया। अब व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड्स ऑर्गेनेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स को ऑर्गेनेल की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें सेम टाइम पर, ठीक है। अब ऑर्गेनेल्स क्या हेल्प करते हैं यूकैरियोटिक सेल को? कि उनके जो न्यू मटेरियल बनाने में मदद करते हैं, वेस्ट को अपने से बाहर निकालने में मदद करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर द सेल वर्क्स लाइक अ फैक्ट्री। जिस तरीके से फैक्ट्री में अलग अलग वर्कर्स काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो फैक्ट्री वहाँ चल पाती है। इसी कारण से हमारी बॉडी को चलाने के लिए सेल होते हैं। सेल क्या होती है? फैक्ट्री होती है हमारे ह्यूमन बॉडी की। तो सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ मिल कर के क्या करते हैं? अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेल को क्या कहा गया है? एक फैक्ट्री की तरह बताया गया है, जो जहाँ पे स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करता है हर एक पार्ट। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को, या फिर इसको हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो न्यूक्लियस है ना, 2 लेयर से मिलके बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखो जैसे कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन हो गई, तो ये और एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये दूसरी मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों ही क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और 2 है, इस कारण से इसको क्या बोला गया है? डबल लेयर्ड कहा गया है। अब न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर पोर्स, मतलब टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो ये ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके वहाँ पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हेल्प करते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स मदद करते हैं कोई भी मटेरियल को मूवमेंट करने में। अब यहाँ पे जैसे गेट होता है ना, गेट अंदर बाहर होने देता है, इस तरीके से स्मॉल चैनल्स होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर पोर का काम। अब इसमें होता है अगला पार्ट न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस। ये जो आपको डार्क कलर का यहाँ पे सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है? तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर के या फिर बायोलॉजी के कोई से भी डायग्राम्स में अगर डाउट है, डायग्राम बनाना नहीं आता है, डायग्राम बनता नहीं है आसानी से, तो उस डायग्राम किस तरीके से बनाना है उसके लिए आप हमारे चैनल पे डायग्राम्स के ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, उसको ज़रूर देखना। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है कि सारे डायग्राम्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, प्रॉपर लेबलिंग बताई गई है उसकी, तो आसानी से आप वो वीडियो को देख के कोई सा भी डायग्राम बना पाएंगे। सारे डायग्राम्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे,
सिंपली आपको डायग्राम का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आपको यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखना है न्यूक्लियस डायग्राम बाय बायोलॉजी लवर्स हब, तो आपको टॉप पे हमारी वीडियो मिल जाएगी। और सारे डायग्राम्स की लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जा कर के आप कोई सा भी डायग्राम बना सकेंगे आसानी से। अब हम बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियोलस पढ़ रहे थे हम। न्यूक्लियोलस यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्या रोल है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक डेंस बॉडी यानी कि डार्क कलर का पार्ट हमको दिखाई देता है जो क्या मदद करता है, राइबोसोम्स बनाने में मदद करता है। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को आप देखिएगा एंड तक। अब हम बढ़ते हैं आगे कि क्रोमैटिन क्या होता है। न्यूक्लियस में एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमको यहाँ पे देखने को मिला क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को अगर हम जूम करके देखें तो उसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को अगर हम और जूम करके देखें तो उसमें क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब सेल से डीएनए तक का हमने पूरा सफ़र देख लिया कि सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को अगर हम और ज़्यादा अंदर मतलब क्रोमैटिन का अगर एनलार्ज करके देखें तो क्रोमोसोम्स को अगर हम जूम करके देखें यानी कि क्रोमोसोम्स को पूरा खोल दें तो वो क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन जिसमें डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है, ये जो आपको हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और ये जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं जो हमको पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि ये ट्रांसफ़र करता है ट्रेड्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स में हैं, जो ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स में, वो हम में भी आ जाते हैं डीएनए की मदद से। ठीक है, यानी कि डीएनए क्या करता है, ट्रेड्स को कैरी करता है। किसके फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स जो कि स्मॉल यूनिट्स होती हैं डीएनए में, जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सा जीन जो कि ब्लैक हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर दोनों मदर या फादर दोनों में से अगर किसी के एक के हेयर्स ब्लैक हैं यानी कि उनमें ब्लैक हेयर वाला जीन प्रेजेंट है, तो चांसेस हैं कि जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसके हेयर्स भी ब्लैक हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स में ब्लैक हेयर्स के लिए जो जीन होना चाहिए था वो प्रेजेंट है। इसी तरह से जो आई कलर होता है, आई का अगर किसी पेरेंट्स का कलर ब्राउन है तो उनके वो जो जीन है अगर वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुआ तो जो बच्चा होगा, उनका बेबी होगा, उसकी भी आइज़ ब्राउन दिखाई देगी। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है ट्रेड्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो आपको ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं कि क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं सेल को। कैसे डिवाइड करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, जब हम माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीज़न पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। अब क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और टाइटली पैक हो जाता है और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, तो क्रोमैटिन जब टाइटली पैक हो जाता है तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब स्पेशल केस यहाँ पे जो दे रखा है रेड ब्लड सेल के बारे में वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, इस कारण से इसको हमको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। नाउ मैच्योर आरबीसी जो है उनके पास उनका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। दिस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। इस कारण से उसमें हीमोग्लोबिन की जगह बन जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस की प्लेस पे क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। किसमें, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो। इसी कारण से आरबीसी क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी करता है, बट ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं आरबीसी अपने आप को, ये बस रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। और जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज़ का होता है। ठीक है, तो मतलब कि 120 डेज़ के बाद जो आरबीसी सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और नए आरबीसी सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पेन आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी का एमसीक्यू में, तो आपको 120 डेज़ पे टिक लगाना है।
नाउ प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड हमने पढ़ा था ना कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस पार्ट प्रेजेंट होता है, सॉरी, जो हमारा बैक्टीरियल सेल था उसमें जो ये इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके पास उनका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब होता है बट इर्रेगुलर शेप का होता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल, डीएनए सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। इस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बट जेनेटिक मटेरियल की कोई भी अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब हमने पढ़ा था राइबोसोम, राइबोसोम वर्ड अभी आया था, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद कौन करता है, राइबोसोम्स मदद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली हमको दिखाई देते हैं, और ये हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर भी प्रेजेंट होता है इसी, और जो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम उनके सरफेस को क्या बना देता है, रफ बना देता है। तो राइबोसोम का अगर पर्टिकुलर एक फंक्शन पूछे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है वो कौन बनाता है, हमारे सेल्स के अंदर जो राइबोसोम है वो बनाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है। देखो जैसे कि आप यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये किससे अटैच्ड होता है, न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसी कारण से वो स्मूथ होते हैं, और कुछ राइबोसोम्स जिनके ऊपर ये आप देख सकते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स के होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड का सिंथेसिस करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये मदद करता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, फर्स्ट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हैं, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसी कारण से वो रफ नज़र आते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो अगर आपसे पूछे प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है राइबोसोम्स के अलावा, तो आपको क्या लिखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे पूछे कि लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में उनको बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करना। जिस तरीके से फैक्ट्री में पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं, इसी तरीके से हमारी सेल भी एक फैक्ट्री है, उसमें भी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये क्या है, गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम है। इसका भी ट्यूटोरियल आपको चैनल पे मिल जाएगा। बहुत आसानी से मैंने बताया है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम कैसे बनाते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये गोल्गी अपैरेटस जो है इसके आसपास वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को मॉडिफाई करना, प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग पार्ट्स तक। तो ये एक तरीके से पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोलते हैं इनको। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, जिस तरीके से जो पार्सल्स है, हमारे जो पैकेजेस हैं वो पोस्ट ऑफिस से में बनते आते हैं वहाँ से, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। ये लाइसोसोम्स को बनने में भी मदद करते हैं, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करने में भी गोल्गी अपैरेटस मदद करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्लीन अप सिस्टम बोला जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ एंजाइम, यानी कि इनमें
एंजाइम प्रेजेंट होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं, किसी भी मटेरियल को तोड़ने में मदद करते हैं, ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फूड का डाइजेशन हो सकता है, वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स के रिमूव करने में मदद करते हैं। इसी कारण से इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं और पूरे सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब खुद ही सुसाइड कर देते हैं सेल के फ़ायदे के लिए, ताकि जो अदर सब्सटेंसेस हैं, डैमेज या फिर वेस्ट मटेरियल है, वो पूरा जो है ना सेल का वो ख़त्म हो जाए। इस कारण से इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है ना। जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस को देखा था, 1898 में देखा था। इन्होंने कैसे देखा था, स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करके देखा था और फिर कंफर्म किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके कि ये जो ऑर्गेनेल है इसको गोल्गी अपैरेटस उन्होंने नाम दिया उनके खुद के नाम पर, क्योंकि उनका जो सरनेम था वो गोल्गी था, इसी कारण से इसका नाम रखा गया गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा कि सेल को क्या बोलते हैं, मिनी फैक्ट्री कहा जाता है। हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स और बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स होते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ये सभी टाइप के सेल्स अपना अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब लाइसोसोम के बारे में हम और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स का क्वेश्चन आता है। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं कि सेल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। ये क्लीनिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जितना भी बेकार चीज़ें हैं उनको क्लीन करने में मदद करते हैं। डैमेज्ड जो ब्रोकन पार्ट्स हैं या फिर जो बिना काम के पार्ट्स हैं सेल के अंदर, उसको ये क्या करते हैं, पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये जो है मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और ये सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो रिलीज़ हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो वेस्ट है वो रिमूव आउट हो जाता है। ये जो सब्सटेंसेस हैं उनका रीयूज़ कर लिया जाता है सेल में फॉर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। अगर यूज़फुल सब्सटेंसेस कुछ है तो उसका इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाता है, और जो वेस्ट है वो रिमूव आउट हो जाते हैं ना। हमारी एनसीईआरटी में एक और थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दे रखा है, जिसमें बताया गया है स्पर्म एंजाइम के बारे में। इससे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस कारण से मैं ये जो बॉक्सेस गिवन हैं, ऑरेंज बॉक्सेस, जितनी भी चीज़ें हैं, थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, पॉज एंड पॉन्डर, सभी चीज़ों को मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। जो स्पर्म सेल होता है उसमें एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल्स रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अब जब स्पर्म एग तक पहुंचता है तो ये एंजाइम क्या होते हैं, उसकी आउटर लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, उसको ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब फर्टिलाइजेशन होता है, सो दिस इज़ आर ओवम और एग, ठीक है, दिस इज़ आर एग। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सो दिस इज़ आर स्पर्म, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इसकी आउटर वॉल, यानी कि ये जो बाहर वाली वॉल है उसको तोड़ देते हैं, ताकि ये स्पर्म आसानी से ओवम के अंदर जा सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये ब्रेक करने के लिए एंजाइम ज़रूरी होता है, जो कि स्पर्म को एग के अंदर एंटर करने में मदद करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन जब हो जाता है ओवम और स्पर्म का, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओवम या फिर एग दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है पूरे सेल को, ताकि सेल आसानी से अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो उसको परफॉर्म कर सके। और सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, जो कि दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। जिस तरीके से न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन था, इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भी क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है
और वो इवन होती है और उसमें कोई भी फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टे बोला जाता है। क्रिस्टे क्या होते हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। इसका डायग्राम भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपको कोई बनाना नहीं आता है तो वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। ये जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से फोल्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको क्रिस्टे कहा जाता है, ठीक है। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे आपको बीच में दिखाई देगी, जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसी को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगे, ये क्रिस्टे का क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, यानी कि वर्किंग स्पेस ही बढ़ा देता है, ठीक है, जिसके कारण से जो केमिकल रिएक्शंस है वो और जल्दी हो जाए और एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन करने में मदद करते हैं। और यही जो ब्रेकडाउन होता है इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड यूजिंग एनर्जी। हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी कैसे मिलती है, तो जो फूड है उसका, जब फूड क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है ऑक्सीजन का यूज़ करके। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसका यूज़ करता है, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और स्टोर होती है हमारी बॉडी में। किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर करके रखता है मॉलिक्यूल की, ठीक है। एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है ये सेल के अंदर। एनर्जी करेंसी क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये क्या करता है सेल को, बिकॉज द सेल यूजेज इट टू परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस। यानी कि ये सेल को मदद करता है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में, जैसे कि मूवमेंट, ग्रोथ, रिपेयर, इन सभी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो एनर्जी किसके फॉर्म में आती है, एटीपी के फॉर्म में आती है। एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है और हमको एनर्जी मिलती है, और न्यू एटीपी मॉलिक्यूल भी बनता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर अब हम पढ़ते हैं, जो कि है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, फूड सिंथेसिस करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। खाना कौन बनाता है, मतलब प्लांट के अंदर जो फूड बनाता है वो बनाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यानी कि ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब क्लोरोप्लास्ट जो है एक टाइप का प्लास्टिड ही होता है। एनिमल जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बट प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं प्लास्टिड, जो फूड बनाने में और फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं। अब जो एक मेन प्लास्टिड होता है फूड बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का क्या होता है, प्लास्टिड होता है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जो कि है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करने में मदद करती है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, और तीसरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी कि उसमें दो आउटर कवरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है स्ट्रोमा। देखो अगर हम इसके डायग्राम को देखें, यहाँ पे सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर नज़र आएगा, वो होता है स्ट्रोमा। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसमें इसके पास भी इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका डायग्राम भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ट्यूटोरियल।
नेक्स्ट, ये जो स्ट्रोमा है वो डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन, देयर आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन्स विच कंटेन क्लोरोफिल। ये इस तरीके से जो डिस्क टाइप के मेम्ब्रेन होती हैं, शेप्ड मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल फिल होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है जो सनलाइट से मिलती है। ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। लाइट एनर्जी का यूज़ होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किस में कन्वर्ट हो सके, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। नाउ द फूड प्रोड्यूस, जो फूड बनता है वो कौन स्टोर करके रखता है, स्ट्रोमा स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। स्टार्च ग्रेन्यूल क्या होते हैं, टाइनी स्टोर्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं जिसके फॉर्म में वो स्टोर करता है स्टार्च को। ठीक है, तो स्टार्च को स्टोर कौन करता है, स्ट्रोमा स्टोर करता है। एस फॉर स्टार्च एंड एस फॉर स्ट्रोमा। नाउ क्या सिमिलैरिटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्मॉल और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। दोनों के पास ही क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, यानी कि खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। और दोनों के पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो कि खुद प्रोटीन बनाते हैं। तो इस फीचर्स के कारण साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं, दे हैव एन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया। वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, पुराने बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के पास ही खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। इस कारण से एंशिएंट बैक्टीरिया से ये ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। दिस आइडिया सजेस्ट एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि दोनों के बीच में कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का आइडिया आया जो कि डेवलप हुआ टाइम के साथ साथ। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो कलर्स कहाँ से आते हैं प्लांट्स में, यानी कि जो हमको कलरफुल फ्लावर्स दिखते हैं, फ्रूट्स अलग अलग कलर के दिखते हैं, वेजिटेबल्स अलग अलग कलर के दिखते हैं, तो उनमें कलर आता कहाँ से है। ठीक है, यानी कि नेचुरली वो कलर कहाँ से आता है, तो वो आता है, अभी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे आता है। तो उसके पहले हम पढ़ते हैं कि सारे प्लास्टिड्स जो है वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। कुछ प्लास्टिड्स जो हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, कलर गिविंग सब्सटेंसेस होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। अब क्लोरोफिल तो हमने पढ़ा कि ग्रीन कलर देता है, उसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के जो प्लास्टिड्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के प्लास्टिड्स, उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिड्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कौन कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। दीज ब्राइट कलर्स आर यूज़फुल। क्यों यूज़फुल होते हैं ये ब्राइट कलर्स, ताकि ये इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को अपने थ्रू अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। तो ये फ्लावर्स इस कारण से क्या होते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, पिंक, रेड, वाइट। ठीक है, तो ये सारे कलर किसकी वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। पिगमेंट गिविंग सब्सटेंस जो होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नाउ ये और भी दूसरी चीज़ों में भी मदद करते हैं ब्राइट कलर्स, कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन यानी कि अगर इंसेक्ट्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, पोलन को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इस कारण से रिप्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है प्लांट्स में। सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं, यानी कि सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं न्यू प्लेसेस पे, ताकि वहाँ पे भी नए प्लांट्स उग सकें। इसमें ये मदद करते हैं ब्राइट कलर्स। ना अब होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ऐसे प्लास्टिड्स जो कलरलेस होते हैं, जिनका खुद कोई कलर नहीं होता है, उनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले टाइप के प्लास्टिड्स हमने पढ़े, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या थे, ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहे थे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहे थे, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट थे, यानी कि पिंक, रेड, ऑरेंज, ये सारे कलर्स प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि कलर्ड प्लास्टिड। फिर आए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या थे, कलरलेस प्लास्टिड, जिनका खुद का कोई कलर नहीं होता है। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं।
अब ऐसे प्लास्टिड्स को कलरलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइट और कलरलेस होते हैं ये। इनका फंक्शंस यही होता है कि वो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। अब ये 3 डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं, उनको स्टोर करते हैं इस टाइप के प्लास्टिड्स। सबसे पहले स्टार्च को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, स्टार्च आता है, ठीक है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ऑयल्स को स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पोटैटो और कोलोकेशिया जो है वो स्टार्च स्टोर करता है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऑरेंज सो हमारा पोटैटो क्या होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट है। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमको लार्ज दिखाई दिया था प्लांट सेल के अंदर, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, वैक्यूल था। वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा साइज़ का होता है और एनिमल सेल में छोटे साइज़ का होता है। प्लास्टिड्स, अब हम और आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग फूड एंड ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड, बट द सेल्स ऑल्सो नीड स्टोरेज फॉर वाटर, मिनरल एंड वेस्ट मटीरियल्स। अब जो क्लोरोप्लास्ट था वो फूड प्रोड्यूस कर रहा था और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा था, फूड को स्टोर करने में मदद कर रहा था। बट कुछ और सब्सटेंसेस को भी स्टोर करना होता है सेल में, जैसे कि वाटर, मिनरल्स और अदर वेस्ट को कौन स्टोर करता है, तो वो स्टोर करता है वैक्यूल। तो प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि बिग स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है सेंटर में। ये सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, यानी कि इसके पास कवरिंग होती है वैक्यूल में। और ये क्या होता है, सेल सैप से फिल्ड होता है। सेल सैप क्या होता है, लिक्विड कंटेनिंग डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ऐसा लिक्विड जिसमें सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, पूरी तरीके से डिजॉल्व है। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, वाटर, फूड, मिनरल्स और वेस्ट को स्टोर करके रखना, और ये मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो सेल के अंदर एक प्रेशर मेंटेन होना चाहिए उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जो कि इंटरनल प्रेशर होता है जो सेल को फर्म यानी कि एक जैसा रखने में मदद करता है। इस प्रेशर के कारण जो प्लांट सेल है वो रिजिड होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग रहते हैं और अपनी जगह पे खड़े हो पाते हैं। नाउ इफ़ द प्लांट्स डज नॉट गेट इनफ वाटर, अगर प्लांट को अच्छी मात्रा में पानी नहीं मिला तो जो वैक्यूल है वो क्या करता है, अपना पानी लूज़ कर देता है। वैक्यूल के अंदर जितना भी पानी स्टोर रहता है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण सेल क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और जो प्लांट है वो विल्ट हो जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, वैक्यूल में जितना भी पानी था वो बाहर आ गया। तो सेल क्या हो गया, एक तरीके से अंदर से खोखला हो गया। अगर सेल खोखले हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो प्लांट इस तरीके से गिर जाते हैं जब वैक्यूल क्या करता है, पानी अपने अंदर का छोड़ देता है, लूज़ कर देता है। तो अब एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और बहुत कम नंबर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है एनिमल सेल्स में। तो यही चीज़ हमारी जो NCERT है उसमें दे रखी है। अब एक एक्टिविटी आती है जो कि ओनियन रूट एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। नाउ अब हमको इस एक्टिविटी के लिए क्या लेना है, ओनियन लेना है और उसमें रूट्स को ग्रो कर देना है। मतलब ओनियन को अगर हम रख देंगे पानी में तो उसके अंदर से क्या आ जाएगी, उसकी रूट्स आ जाएगी। फिर उस ओनियन की जो रूट्स उग गई है उसकी टिप लेनी है, एक छोटी सी टिप लेंगे, ठीक है। फिर द ग्रोइंग रीजन इज़ कट एंड ट्रीटेड विथ केमिकल्स। अब वो जो ग्रोइंग रीजन था उसको लिया गया और उसको अलग अलग केमिकल्स डाले गए उसके ऊपर। सबसे पहले एसीटो अल्कोहल डाला गया, जो फिक्स कर देगा सेल को अपनी जगह पे रख, जो सेल है वो उसी जगह पे रहेंगे। इथेनॉल क्या करेगा, सेल को प्रिजर्व करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देगा, टिश्यूज़ को, उसके अंदर के टिश्यूज़ को सॉफ्ट कर देगा। एसीटो कार्माइन स्टेन डालेंगे जो कि सेल को कलर प्रोवाइड करेगा। द स्टेन्ड रूट टिप इज प्लेस्ड, फिर ये जो हमने स्टेन करी रूट टिप को, उसको हम स्लाइड के अंदर देखेंगे और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। मतलब स्लाइड के ऊपर रखेंगे उसको और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो इसके कारण हम क्या देख पाएंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट टिप अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम रूट टिप देखेंगे तो हमको बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे और ये जो सेल्स थे लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न। सभी सेल अपने आप में अलग अलग नज़र आएंगे, अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे,
अलग अलग शेप के दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक सेल में अलग स्टेज होती है सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न की जो स्टेजेस है उसको हम पार्ट 3 में यानी कि इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो जो सेल हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, तो उसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं। अब सेल डिवीज़न कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। उसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी एनसीईआरटी की, जिसमें न्यू एनसीईआरटी को मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन भी समझाया है। चैप्टर नंबर 2 सेल, उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी अगर आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। इस चैप्टर के और अदर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी असर्शन रीज़न हैं, असर्शन रीजन्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि पूरा कंटेंट जो आपको चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साइंस के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स के भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास 9th एंड क्लास 10th के सारे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे, और भी जितना भी कंटेंट है हमारा साइंस से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।